स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोग सेकंड चैप्टर देखे फिजिक्स में, और अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये कोई ऐसा सरफेस होगा जहां पे इक्विपोटेंशियल मींस हमारा पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसी सरफेस हमारे रियल लाइफ में भी होते हैं और इसको हम थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए इसकी थ्योरी के लिए, अगर हमारे पास एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा स्फीयर हम बनाते हैं जहां पे यहां से डिस्टेंस सेम हो। तो ये हमने एक स्फीयर यहां पे ड्रॉ किया और ये स्फीयर इसका हर एक पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पे है। ये A पॉइंट है r डिस्टेंस पे, ये पॉइंट r डिस्टेंस पे, B पॉइंट, C पॉइंट इट इज आल्सो एट r डिस्टेंस। तो हम ये देख रहे हैं कि सभी पॉइंट A, B, C और भी जो इस सरफेस पे आएंगे सभी इस चार्ज से इक्विडिस्टेंट हैं। तो अगर यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना होगा इस चार्ज की वजह से, तो हमारे पास पोटेंशियल एट A that comes 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R, ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे हम निकालते हैं तो Vp हमारा आ जाएगा that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। सिमिलरली यहाँ पे भी वैल्यू हमारी आ जाएगी Vc that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R। इसी तरह से इस सरफेस पे सभी कोई भी पॉइंट लें तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारी सेम आ जाएगी और यही आएगी। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, दिस स्फेरिकल सरफेस इज an इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस चार्ज, क्योंकि इसके सभी पॉइंट्स पे, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पे हमारा पोटेंशियल सेम है और उसकी वैल्यू सेम आ रही है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर दोस सरफेसेस एट व्हिच एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज सेम। अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम इसके पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं, दैट इज VA माइनस VB। मान लीजिए यहाँ से हमें चार्ज यहाँ से यहाँ ले जाना है, B to A चार्ज ले जाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय Q। ये हमारा Q हो जाएगा, जो भी चार्ज यहाँ पे प्लेस कर लें उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के डेफिनेशन से ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं W external that is Q into 0, so that is W external is equal to 0। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे तो वहां पे हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आ रही है दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग a charge over an equipotential
दूसरी तरह से भी सोचते हैं, जरा यहां पे ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए ये हमारा एक चार्ज है Q, और इसकी वजह से हमने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। ये हमारा चार्ज यहाँ पे हुई। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं A, और यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं B, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, चार्ज मान लीजिए हमारा यहाँ पे है, और इस चार्ज को हम यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी कॉन्सेप्ट से तुम्हें ये पता चल गया कि इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो हमें यहाँ पे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जरा देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ लाते हैं और यहाँ लाते हैं, तो हमें ये लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है? That no work is done in moving a charge over an equipotential surface। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा एक डायरेक्टर हो गया एक तरह से, इसको हम यहाँ पे P लगा लेते हैं। ये हमारा पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। यहाँ पे मिड पॉइंट, क्योंकि ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे एक चार्ज है Q, और A के पास हमारे पास एक चार्ज है, जिसको हम यहाँ से, हमारा इंटेंशन क्या है कि हम B तक लेके आना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस चार्ज को इधर लाएंगे, यहाँ से इधर लाना है, यहाँ से यहाँ तक की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे चार्जेस हमारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी। ठीक है, और वो फोर्स इसकी वजह से होगी QE, इधर फोर्स लग जाएगी। दैट मींस हमें जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी है वो इसके अगेंस्ट में इस डायरेक्शन में लगानी है, और ये फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जस्ट इक्वल होना चाहिए, सो दैट कि चार्ज को हम धीरे धीरे लेके आए, वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो, वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो। तो यहां से हम यहां लेके आए, तो हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन ये है और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये है अप टू दिस मार्क। अच्छा, अब क्या करना है, जब यहाँ पे ये चार्ज आ गया, तो इस चार्ज को इधर से इधर ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगी, और ये जो हमारा फोर्स है इसका डायरेक्शन भी इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा, तो ये एक्सेलरेट कर सकता है या मूव कर सकता है, वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। इसलिए हमें इस डायरेक्शन में एक F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हैं और चार्ज बहुत स्लोली मूव करे। तो अब जरा देखिए, यहाँ से यहाँ तक F एक्सटर्नल जितना लगा, उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी एक्सटर्नल लगेगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन इधर से इधर जा रही है और इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है। इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। F एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो ये फोर्स और ये फोर्स कैंसिल कर देगा, और नेट वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि हमारा रूल में भी कह रहा था। ये दो बातें क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की बात ये है। दूसरा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में एक रिलेशन स्टडी किया था। तो उस रिलेशन में हमारे पास क्या था? dV is equal to minus E dr, E dot dr। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये माइनस वहां भी बताया था कि पोटेंशियल उस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है? हर पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 0, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस, वैल्यू शो कर रहा है कि किधर इंक्रीज करेगा किधर डिक्रीज करेगा, तो उसको इग्नोर करना है। E डॉट dr, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात क्लास 11 में स्टडी की थी, और वो थी कि अगर हमारा डॉट प्रोडक्ट, किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो गया
E is perpendicular to dr। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा dr के परपेंडिकुलर होगा। दैट इसको जरा समझने की कोशिश करिए। ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू अ चार्ज। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, और यहाँ पे हम कोई सरफेस लेते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड dr के नॉर्मल होगी। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से भी हम शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और dr के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेस के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, एक रिजल्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है हमने, तो इसको जरा ध्यान दीजिए। dv is equal to E dot dr। हम दो पॉसिबल केसेस यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें जरा देखिए कौन सा सही है। एक हमने एक पोटेंशियल सरफेस ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, इस तरह। मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, और ये हमारा एक चार्ज था, ठीक है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो क्या ये सही है? यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो नॉर्मल टू द सरफेस होगी, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम हो रहा है तो dr हमारा बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी घटेगी तो dr क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी कंडीशन ये गलत है। अगर मान लीजिए इसमें x x और x ये सेम डिस्टेंस थी, तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। हमारी कंडीशन क्या है, अगर ये चार्ज है q, इसकी वजह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ये x हो गया, तो ये x प्लस समथिंग होना चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज करनी चाहिए। अगर ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा E अगर कम हो रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। अच्छा, अब जरा और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि नो टू इक्विपोटेंशियल surfaces intersect। मतलब कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमारे हैं तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह की बातें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में देखा था। जरा यहाँ पे फील करिए, ये हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 मान लीजिए इसको। अच्छा, ये सरफेस हमारा इस तरह से रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, ठीक है। अब इसी को हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं। ये हमारे पास दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है। तो अगर इस तरह से हम यहाँ पे रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर है। दैट मींस एक ही जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये जो हमारा S1 है, S1 के हर पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है हर पॉइंट पे, और S2 के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेफिनेशन हमें क्या कहती है, तो इसके हर एक पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। तो इन दोनों एग्जांपल से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छा ये सारी बातें हो गई हमारी प्रॉपर्टीज की। अब इसमें कुछ शेप्स के बारे में आता है हमारे पास बात। इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा उसको जरा हम डिस्कस कर लें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे हम लिख रहे हैं शेप्स कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो अगर हमारे पास देखिए ध्यान दीजिए पॉइंट चार्ज है या सिंगल चार्ज है जो भी कह लीजिए आप, तो ये अगर हमारे पास Q है तो इसके चारों तरफ अभी आप देखिएगा कि हमारे पास स्फीयर होगा और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस R1 मान लीजिए देखते हैं तो R1 हो जाएगी, एक सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस भी ऐसा हो सकता है कि ये इस तरह से हमारे पास ये S2 हो जाए इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका रेडियस R2 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास तीसरा है, ठीक है, और इसका रेडियस R3 हो जाए। दैट मींस अगर एक चार्ज या पॉइंट चार्ज हमारे पास दिया हुआ है सिंगल चार्ज, तो उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा। और ऐसा नहीं कि एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकते हैं हमारे, ठीक है। लेकिन हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस क्या होगा, सेम होगा, या डिस्टेंस जो होगी हमारे चार्ज से सेम होगी। तो पॉइंट चार्ज से ये हमारा शेप आ गया। दूसरा हमारा कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं जिनके बीच में स्पेस सेम रहता है हमारे पास, ये हो गया। तो इस तरह की ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है। तो इसमें जब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस तो हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे ये आपका एक लाइन थी और ये इस तरह का सरफेस हो गया, जैसे प्लेन शीट में हमने पढ़ा था इस तरह का सरफेस हो गया। अगर दूसरा हम ड्रॉ करते हैं तो इसके पीछे ऐसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे सरफेस बन जाएंगे। एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास ये भी एक सरफेस हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा अब जरा यहां से एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इस सरफेस को जब इधर से हम देखेंगे तो ऐसे एक लाइन जैसे दिखाई देगी, इसको भी देखेंगे तो एक लाइन जैसे दिखाई देगी। तो यहां से एक रिजल्ट हम ड्रॉ करना चाहते हैं, उस रिजल्ट को ध्यान से देखिए। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इसमें भी होता है, सब में होता है, तो सिंपल केस ये है इसलिए यहां बता दे रहे हैं। ये हमारा पहला सरफेस था S1 और ये क्या था S2, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 90 डिग्री सरफेस पे है, यहां पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180। इसका मतलब यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं S1 इज पैरेलल टू S2। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम और लिख सकते हैं, दैट इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल
surfaces are parallel to each other, एक दूसरे के ये पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, दो के बारे में देख लिया हमने। अब जरा हम देखते हैं कि डाइपोल के बारे में कैसा होगा। डाइपोल के केस में हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा और कैसे फॉर्म करेगी। तो देखिए डाइपोल के बारे में थर्ड है हमारा डाइपोल। डाइपोल के बारे में आप पढ़े हैं, दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये हमारा दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, ये ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन हम बना रहे हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब जरा देखिए ध्यान दीजिए, हमने एक बात पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं, ठीक है। और दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये ऐसे बना, ये ऐसे बना परपेंडिकुलर, इसके मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा देखिए इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो ये सर्कल बन गया, इसका ये बन गया और ये क्या हो गया, ये हो गया इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया हमने, ये ड्रॉ कर दिया, सिमिलरली ये ड्रॉ कर दिया। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ड्यू टू डाइपोल। अब जरा यहाँ पे कुछ रिजल्ट देखिए, ये हमारा चार्ज है और ये चार्ज है। चार्ज के पास ये सरफेस है, ये क्लोज है इसके, और चार्ज से दूर ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रही है, कॉन्सेंट्रिक सरफेस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्यों क्लोज हो रहा है, यहाँ पे इसलिए क्लोज हो रहा है क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ज्यादा होगी तो सरफेस क्या होंगे, क्लोज होंगे। हमने बोला जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी और उसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये हमारा ड्यू टू अ डाइपोल केस है। ये कई बार बनाने में होता है आपके पास, ये स्केच करिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे एक केस और आता है हमारा, और वो है अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस आप जानते हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये भी क्या हो गया प्लस क्यू। तो जैसे उसको हमने ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करेंगे, ये दूसरे पे फोर्स लगाएंगे और ये इस तरह से आएगी, पॉजिटिव है तो दोनों में से क्या होगा, ओरिजिनेट करेगी इस तरह से। ये हमने बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसा होगा, ये समझिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस पे ऐसे होगा। अब जैसे जैसे हम पास जाएंगे
ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिपल करेगा और इस तरह से शेप बनेगा हमारा, ऐसे ही यहाँ पे भी इस तरह से शेप बनेगा। अब ये जो चार्ज है इसके पास ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्जेस, ये हो गया डाइपोल। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस की। ये सारी चीजें इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस से रिलेटेड थी। इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना था, वो सारी चीजें हमने बताई और कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं कि प्रॉपर्टीज लिखने को आ गया या इस तरह आ जाएगा कि वर्क डन 0 होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चार्ज को मूव करने में, क्यों होता है प्रूव करिए, या क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है और क्यों होती है, या किसी भी तरह का जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बताया आपको, इसमें आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करने को पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थे, जितनी भी चीजें थी, वो सारी हमने डिस्कस कर ली। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।